अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आसिफ नगरी नावल बाय M.A. राहत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मैंने गौर से उस शख्स को देखा। वो मुतनासिब जिस्म और शातिर सी शक्ल का आदमी था। सायरा के सामने वो मुअद्दब था, लेकिन न जाने क्यों मुझे उसके चेहरे पर एक खफकत सी महसूस हुई। पैकेट लेकर वो वापस मुड़ गया था। सायरा को बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ था कि इस शख्स को देखकर मुझे कोई खास एहसास हुआ है। वो नॉर्मल थी। फिर खाना आ गया। खाना खाने के बाद उसने कहा, मामा से मिलोगे? वो मेरी बुजुर्ग हैं, उनसे ना मिलने का क्या सवाल है। मम्मा का रवैया तुम्हारे बारे में बिल्कुल बदल गया है। अब जब तुम इनसे मिलोगे इनका अंदाज खासा तब्दील होगा। इसकी वजह मैं तुम्हें बताऊं, वे वो मेरे अलावा इस दुनिया में किसी को नहीं चाहती। जब इन्होंने ये महसूस किया कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं तो इनका अंदाज बदल गया। यूं समझ लो कि इन्होंने तुम्हारे सिलसिले में मुझे बिल्कुल आज़ादी दे दी है। सायरा पूरी तरह खुल गई, लेकिन मैंने बहुत लंबी छलांग लगाने की कोशिश नहीं की। आगे के हालात का कुछ अंदाजा नहीं था कि ऊँट किस करवट बैठे। अभी से अगर सायरा को ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत दे दी जाए तो हो सकता है मामला बिगड़ जाए। इसलिए मैं मोहतात रहा। वो कनखियों से मुझे देख रही थी और इसका मुझे बखूबी अंदाजा हो गया था। फिर वो बोली, तो फिर क्या कहते हैं, चलें? अगर आप ये बेहतर समझती हैं कि वहाँ चला जाए तो चलें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। फिर उठते हैं, थोड़ी देर उनसे मिल लो। इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर के पास ड्रॉप कर दूंगी। हम थोड़ी देर के बाद होटल से उठ गए। रास्ते में मैंने सायरा से पूछा, दानिश सरकार की दरस का वक्त क्या है? क्या वो रोजाना? नहीं, ये इनकी मर्जी पर मुनहसर है। आमतौर पर हफ्ते में 2 दिन इनके मुरीद इनके पास आते हैं, वरना बाकी दिनों में वो अपने पढ़ने पढ़ाने के चक्कर में रहती हैं। कभी कभी चिल्ला खुशी भी करती हैं। इनके इसके लिए वो कहाँ जाती हैं ये आज तक मुझे भी पता नहीं चला। और एक बात कहूँ, शायद अब वो तुमसे खुद कहें कि तुम इन्हें दानी सरकार ना कहो। मैंने गर्दन खम कर ली। कुछ लम्हों के बाद वो फिर बोली, और ये भी मेरी ही वजह से हो रहा है। हर शख्स के अंदर कुछ ना कुछ कमजोरियां जरूर होती हैं। सायरा मुझे ये बावर कराना चाहती थी कि इसने मेरे लिए बहुत काम किया है और इसके दिल में मेरा कोई खास मकाम पैदा हो गया है। लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं फरेब से काम ले रहा था। मेरे दिल में इसका कोई मकाम नहीं पैदा हुआ था। मैं बस हालात के तहत अपनी मतलब बरारी करना चाहता था। थोड़ी देर के बाद हम आलिशान कोठी के सामने पहुंच गए। सायरा मुझे ड्राइंग रूम में ले गई और ड्राइंग रूम में मैंने देखा कि ताई अम्मा एक खूबसूरत गाउन में मलबूस एक सोफे पर बैठी हैं। हम दोनों को उन्होंने अचंभे से देखा और फिर मुस्कुरा दी। मेरा ख्याल था कि तुम लोग रात का खाना भी बाहर ही खाओगे। वैसे कमाल है, इस होटल का खाना गजब का होता है। आओ साहब, खूब सैरें हो रही हैं लाहौर की। भाई तुमने मेरी बेटी को तो बहुत बुरी तरह असीर कर लिया है। कमाल की शख्सियत है तुम्हारी। हालांकि मैंने इसे फौलाद बनाया था, फौलाद, क्योंकि मैं इसे जमाने के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती थी। दुनिया बहुत बुरी है। मैं ये नहीं कहती कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं। बैठो बैठो, खड़े क्यों हो, बैठ जाओ, इन्होंने दरमियान में रुक कर कहा। सायरा मुस्कुरा रही थी। मैं मुद्दाना अंदाज में सोफे पर बैठ गया। चलो, मैं भी कहाँ की बातें शुरू कर देती हूँ। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। सायरा ने तुम्हारी बहुत तारीफें की हैं। ये खुद बहुत अच्छी हैं दानी सरकार। नहीं, दानी सरकार का लफ्ज गैरों के लिए है, और तुम क्योंकि अचानक अपने अपने हो गए हो, लिहाजा मुझे ताईजान कह सकते हो। बेहद शुक्रिया ताईजान। और क्या हो रहा है ये बताओ। वैसे थोड़ी सी मालूमात तुम्हारे बारे में मुझे खुद ब खुद हासिल हो गई हैं। मैं तुम पर कोई गलत असर नहीं डालना चाहती। मेरे मौकल मुझे हर बात से आगाह रखते हैं। जब सायरा ने मुझसे ये कहा कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारी वालदा और तुम्हारी बहन भी इससे बहुत अच्छी तरह मिली, तो जाहिर है मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए एक खास मकाम पैदा हुआ। मैंने मौकलों से तुम्हारी छानबीन कराई तो मुझे यही पता चला कि तुम लोग वाकई बहुत सादा लू हो। चुनांचे मैंने फैसला किया कि अपना रवैया तुम्हारे साथ तब्दील कर दूं। जहाँ तक मरहूम इम्तियाज अहमद की बात है, तो वो यहाँ से जिन हालात में गए थे, इसके बाद इन्होंने अपने दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं रखी और सबसे दूर रहे, यहाँ तक कि मुझसे भी, जबकि मेरा और इनका कोई मामला था ही नहीं। खैर, जो गुजरनी होती है वो गुजर जाती है। अलबत्ता ये बात ज़रूर कहूँगी कि इम्तियाज़ अहमद ने यहाँ वो कर दिखाया जो किसी और ने नहीं किया। मैं समझती हूँ कि वो इस खानदान का सबसे होनहार शख्स था। यहाँ इसने बड़ी तरक्कियाँ की। तुम्हें तुम्हारी जायदाद और दौलत का इल्म तो होगा। असल में ताईजान, मुझे इस घर में हमेशा बच्चा समझा गया है।
भाई जान, सरफराज अहमद ने हर तरह की जिम्मेदारियां अपने शानों पर ले रखी हैं। मैंने इनके किसी मामले में कभी दखल नहीं दिया। चुनांचे आप यकीन करें कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। ये अल्फाज मैंने बड़े सोच समझकर और बड़ी सादगी से कहे थे, लेकिन इसका तासुर ताईजान के चेहरे पर पूरी तरह नुमायां नजर आ रहा था। वो एक लम्हे के लिए किसी गहरी सोच में डूब गईं। फिर इन्होंने कहा, मुझे दूसरों की किसी चीज से कभी दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन मेरे मौकलों ने जब तुम्हारे बारे में बताया तभी ये तफसीलात भी बताई। वैसे मैं तुमसे एक बात कहूँ, दुनिया को मैंने जितने करीब से देखा है इतना तुमने नहीं। ये दौर नफसा नफसी का है। किसी पर मुकम्मल भरोसा नहीं किया जा सकता। दुनिया अपने लिए ज्यादा सोचती है और दूसरों के बारे में कम। मेरा मतलब है, अगर इस दुनिया में एक कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हो तो किसी पर भरोसा करके मत बैठ जाओ। बेशक सरफराज तुम्हारे भाई हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि तुम्हें अपने तमाम हकूक पर निगाह रखनी चाहिए। तमाम दौलत और जायदाद का चिट्ठा तुम्हारे इल्म में होना जरूरी है। कल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या पियोगे ये बताओ? खाना खा कर आए हैं ताईजान, आपके इल्म में है इस वक्त किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं हो रही। मामा, मैं इन्हें घर छोड़ाऊं? सायरा ने इजाजत चाही। नहीं सायरा, माजरत के साथ कहूंगी कि सिर्फ वो करो जो मुनासिब हो। वहां तुम्हारा ज्यादा जाना बेहतर नहीं होगा। वो लोग यही समझेंगे कि हम लोग इनसे ज्यादा कुर्बत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे एक बात कहूँ तुमसे साहब, मेरे कहे पर गौर करना, क्या तुम वहाँ मुस्तकिल रहना पसंद करोगे? देखो, मैं भी वहाँ तुमसे नहीं मिल सकती। मैंने अर्ज किया ना कि मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है, और ना ही मैंने अपनी कोई राय रखी। वहाँ बहरीन में तो आप यूँ समझ लीजिए कि हमारा कोई रिश्तेदार था ही नहीं। हमने अब तक की जिंदगी रिश्तों के बगैर गुजारी है। अब जब हमारा खून हमसे मिला है तो हमारी कैफियत ही मुख्तलिफ हो गई है, और ख़ास तौर से इस शक्ल में कि पापा की तरफ से अब कोई रुकावट नहीं है कि ये करो वो ना करो, वो करो ये ना करो। तैयब ने शफकत का बर्ताव किया तो हम वहीं बैठ गए। फिर भी अगर भाईजान ने वहाँ से उठने का फैसला किया तो मैं कोई मुखालफत नहीं करूँगा। एक बात कहूँ, इस जगह से निकल जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जल्दबाजी भी ना करो। अलबत्ता हाँ, एक पेशकश तुम्हें करना चाहती हूँ। वो ये कि मैंने इस घर पर मुकदमा कर रखा है। मेरा ख्याल है कि इसका आधा हिस्सा हमारा है, तुम्हारा भी इसमें थोड़ा सा हिस्सा बनता है। तो अगर तुम वहीं रहना चाहते हो तो मैं वो मुकदमा वापस ले लेती हूँ और वो हिस्सा तुम्हारे लिए छोड़ देती हूँ। तुम इसे आराम से अपनी पसंद के मुताबिक बनवाओ और वहाँ रहो। लेकिन अगर इसे छोड़ना चाहते हो तो जब भी तुम्हारा दिल चाहे मुझे बता देना। मैं खुद भी तुम्हारे लिए कोई ना कोई बंदोबस्त कर सकती हूँ। इसके अलावा जैसा कि मेरे मौक्कलों ने मुझे बताया है कि तुम्हारी इतनी जायदाद, कोठियाँ वगैरह यहाँ मौजूद हैं कि तुम इनमें से किसी का इंतखाब करो तो तुम्हें रिहाइश के लिए मुश्किल नहीं होगी। भाईजान जब बहरीन से वापस आएंगे तो वो भी आपसे मुलाकात करेंगे। मेरे ख्याल में इनसे इस मौजू पर बात कर लेना ज़्यादा मुनासिब होगा। मैंने फौरी तौर पर जान छुड़ाने की कोशिश की। फिर वही हुआ। सायरा ने माँ की हिदायत के मुताबिक ड्राइवर को हुक्म दिया कि वो मुझे घर छोड़ आए, और इसके बाद मैं वहाँ से बाहर निकल आया।